नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और 21 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का मैं नीलेश स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि हम अपना जो हमारे पास समय होता है उसको हम धीरे धीरे गंवा देते हैं। बस यही हमारी कमजोरी है और इसको हमें दूर करना है, और ये कहा हुआ है ओलेसियस आनियस सेनेका के द्वारा। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पिछले दिनों के रिवीजन के साथ। रिवीजन था कि निम्न में से कौन भारत वंदे एक्सप्रेस संचालन करने वाली एशिया की पहली है, तो सुरेखा यादव है जिन्होंने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई है। सी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत नियुक्त किया गया श्रेया घोड़ावत को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता 15 मार्च को। अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है 2023 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा भारत जो है हथियार आयातक देशों में गिनती होती है। विश्व बैंक के जो अगले अध्यक्ष होंगे वो अजय बंगा होंगे। इनके लिए नॉमिनेशन के लिए चल रहा है अभी आगे की तरफ। मध्य प्रदेश की बात करें तो विश्वकर्मा पंचायत का आयोजन किया गया था। ये भोपाल में आयोजित की गई थी। यूथ पंचायत का भी आयोजन किया जाएगा और ये किया जाएगा 23 मार्च को। और कुछ बड़े स्तर पर सरकार कार्यक्रम कर रही है, भोपाल में आयोजित की जाने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में क्या हुआ है, CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है ये सिंचाई के क्षेत्र पे मध्य प्रदेश को। और ये पाइपलाइन की जो सिंचाई माध्यम से सिंचाई होती है उसके लिए अवार्ड दिया गया। ये ध्यान रखना, नहरों की सिंचाई के लिए नहीं दिया गया है। वेद प्रताप वैदिक है, इनका इंदौर में जन्म हुआ था और ये पत्रकार हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा नाम रहा है। मैंने आपको इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी थी डिटेल्स में, आप PDF में उसको पढ़ लेंगे। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चल रहा है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। यदि आप MPPSC 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 45 डेज में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, ये मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसके साथ ही 499 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अभी हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? मैकमोहन रेखा आपको पता है, भारत चाइना के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सीमा मानना है। ये एक व्यक्तिगत देश की यहाँ पे बात हो रही है और वो है अमेरिका, जिसने ये एक्सेप्ट किया है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। तो हम यहाँ पे एक देख लेते हैं अक्साई चीन, जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जहाँ पे विवाद चलता रहता है। हमारे कई जवान वहाँ पे शहीद भी हो गए थे। ये एरिया जो होता है ये अक्साई चीन, यानी ये चीन के द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र है युद्ध के बाद। ठीक है, भारत इस पे अपना दावा प्रस्तुत करता है। आपको अक्सर जो मैप दिखते होंगे जिस पे विवाद हो जाता है वो ये हिस्सा गोल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें एक तो यहाँ POK हो गया, दूसरा एक अक्साई चीन हो गया। लेकिन जो मैकमोहन रेखा है उसकी यदि करंट पे बात करी जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश की ये जो क्षेत्र है ये मैकमोहन रेखा के अंतर्गत आता है। और इसी को जो है दावा कर रहा है कि ये चाइना की ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, और ये हमारा भारत जो है अपना दावा वहाँ पर प्रस्तुत करता है कि ये हमारा क्षेत्र है और हमारे द्वारा शासित भी है, राज्य शासित क्षेत्र है। तो अमेरिका की यहाँ पर बात करें तो अमेरिका ने अभी ये अपने जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पर ये एक्सेप्ट किया है। और हमारे यहाँ की विदेश नीति के लिए एक बड़ी सफलता होती है कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ते जाएंगे, हमारा दावा मजबूत होता जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी क्या किया, द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा का अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है और इसे भारत का अभिन्न अंग कहा है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो लगभग 3500 किलोमीटर लंबी साझा रेखा है। चाइना और भारत के बीच शेयर होती है, विवादित क्षेत्र है और ये हमारे दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा को चित्रित करती है। भारत चीना जो सीमा है इसको 3 भागों में बांटा गया, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है अलग अलग करने वाले, लेकिन चीन जो है इसको अवैध मानता है। मैकमोहन रेखा 1914 में सिमला कन्वेंशन के दौरान खींची गई थी। आधिकारिक तौर पर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन के रूप में इसे वर्णित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। हाल ही में जारी स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 8वीं रैंक में आता है, सबसे प्रदूषित उस पे। और ये भारत के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि इसके पहले हम जो थे 5वें स्थान पर थे और इस वर्ष हम 8वें स्थान पर आ गए हैं। किस पे? विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें, देशों की बात करी जाए तो उसमें यदि बात करें विश्व के सबसे 50 प्रदूषित शहरों में 39 भारत के लिए, जो हमारे लिए चिंता की बात है। शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों में आपको चार्ट मिलेगा, इराक मिलेगा, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, फिर भारत है, भारत के बाद मिस्र है और तजाकिस्तान है। ठीक है, ज़्यादातर आप एशियन कंट्रीज हैं। इसके अनुसार परिवहन क्षेत्र में भारत में PM 2.5
प्रदूषण के द्वारा 20 से 25 जो 35% जिम्मेदारी, इसके कारण परिवहन हमारे बहुत बड़ा एक कारण है। इसीलिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सरकार का जोर ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा कि ईवी गाड़ियाँ, चाहे बाइक हो, कार हो, सभी जगह पे प्रयोग करने की कोशिश की जाए। साथ ही रेलवे में भी बड़ा एक बदलाव किया जा रहा है। तो मैक्सिमम जो पॉल्यूशन हो रहा है वो हमारा ईवी व्हीकल्स के, क्या कहते हैं, व्हीकल्स के कारण हो रहा है। अब इसे हम ईवी की ओर जा रहे हैं। पाकिस्तान में लाहौर, चीन में होतान विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद राजस्थान में भिवाड़ी तीसरे स्थान पर है और दिल्ली चौथे स्थान पर। दिल्ली का नाम हम अक्सर सुनते हैं प्रदूषण के लिए, राजस्थान का भिवाड़ी हमारे लिए पहली बार है कि हमें सुना है। PM2.5 के स्तर पे 53.3 के नवीनतम रिपोर्ट में भारत को 6वें स्थान पर रखा गया है। अब इसके बाद क्या है, भारत कुछ प्रयोग करेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ साथ, जो भी हम सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। कार्बन रेटिंग के लिए अलग से सरकार कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी चला रही है। जीरो नेट कार्बन के अलग से सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे सुधार इस पे हो जाएगा। मैत्री पाइपलाइन, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में PM मोदी ने किया है, किन 2 देशों के बीच में है। मैत्री सब जब भी आ जाए तो भटकना नहीं है, भारत बांग्लादेश के पास सीधे चले जाना है। तो अभी ये पाइपलाइन है, इसका इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है और इस पे पहले से ही MOU साइन हो चुका था, उसी का एक ये हिस्सा है। और ये पाइपलाइन जो है भारत में सिलीगुड़ी से बांग्लादेश में पार्वतीपुरम हाई स्पीड डीजल परिवहन के लिए प्रस्तावित की गई थी। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। भारत के द्वारा यहाँ पर डीजल भेजा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री वहाँ की शेख हसीना, मुद्रा वहाँ की बांग्लादेशी टका, राजधानी ढाका। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अब तक भारत में कितने गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत के 2 गवर्नर हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहले गवर्नर जो थे जिन्हें सम्मानित किया गया था 2015 में, हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को दिया गया था और ये पहले व्यक्ति थे जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। दूसरे व्यक्ति हैं शक्तिकांत दास, जो हमारे करंट के गवर्नर। इन्हें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये अपने आप में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के जब बड़े देशों के बैंक जो है धराशायी हो रहे हैं, वहाँ पर हमारा RBI बैंकों को लेकर के बहुत ही अच्छी नीति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और हम एक विकासशील देश है, विकासशील देशों के लिए उपलब्धि वाली बात हो जाती है वहाँ के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके लिए, कि उनको वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा सम्मान दिया जाए, उनकी नीतियों को सम्मान दिया जाए। इसके अलावा बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर जो है अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है, जो वर्तमान में शक्तिकांत दास है, 2018 से भारत के RBI बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। RBI की बात करें, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हमारे देश का ये बैंकों का बैंक है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में मुंबई में है। और द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग की बात करें तो ये जो है एक रिसर्च जर्नल है जो इकोनॉमी पे काम करता है। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रोफेशनल रिसर्च बनाने के लिए केंद्रीय बैंकों के निर्णय के बाद 2005 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारतीय रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का, यहाँ पे बनने लिख गया, बनने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2030 तक रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। ये अभी हाल ही में क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसको लिखित में लोकसभा में ये रखा कि हमारा 2030 का टारगेट है कि हमारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हम बन जाए। इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही में LED रोशनी का उपयोग किया जा रहा है, कोचों को भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ऊपर। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। तो 2023 तक इनका लगभग 147 मेगावाट के सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट के पवन संयंत्र ऊर्जा संयंत्र चालू करने का लक्ष्य है। और धीरे धीरे क्या है कि इनकी हिस्सेदारी बढ़ाते जाएंगे और ये लगभग 36% से बढ़ा के 45% तक की कर लेंगे हरित परिवहन की ओर। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, बात करेंगे। तो आपको बता दें, यदि आप MPPSC प्री या मेंस का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जिसके साथ प्री के कोर्स के साथ प्री के नोट्स, मेंस के कोर्स के साथ मेंस के नोट्स मिल रहे हैं, तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके या दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो शुरुआत करेंगे आगे की तरफ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रदेश के कितने निकायों में पंजीयन हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के सभी जितने भी निकाय, 413 निकाय हैं, सभी का पंजीयन हो चुका है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये काम संपूर्ण किया है। ये
कॉलियोडिग है क्या? ये मध्य प्रदेश दूरसंचार विभाग का एक ऐप है। अभी क्या होता है कि हम आपने देखा होगा कि यहाँ भी खुदा हुआ है, वहाँ भी खुदा हुआ है। पता चला लाइन डालने के लिए जो भी संचार विभाग की लाइनें होती हैं, जियो, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की भी हैं, जो दूरसंचार की कंपनियाँ, वो कहीं पर भी रोड खोद देती हैं। ठीक है, इसके लिए अब क्या हो गया है कि आपको यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा सभी निकायों को। बिना इसकी परमिशन के आप कहीं पर किसी भी प्रकार के ये कार्य नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या है, इस ऐप में संपत्ति मालिक या जो एजेंसी है उनका पंजीकरण होगा और उस बिना परमिशन और जानकारी के या उसके वेरिफिकेशन के आप कहीं पर भी रोड मतलब उसको गड्ढा करके वहाँ खंबे वगैरह नहीं गाड़ सकते। आपको पहले उसकी परमिशन लेनी होगी और कंप्लीट करके जाना होगा, तो ताकि गवर्नमेंट क्या है ट्रैक कर पाएगी कौन खोद करके यहाँ खंबा गाड़ गया और इसको पूरा फिल भी नहीं किया, रोड पूरी उखाड़ दिया। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ऐप बनाया गया है। नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में बढ़ेंगे। प्रदेश में पशु एम्बुलेंस सेवा कब से प्रारंभ की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी, सॉरी ये गलत लग गया उत्तर, ये शुरू की जाएगी 1 अप्रैल से। और 1 अप्रैल से 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। इसमें पक्षियों से लेकर के पशुओं तक सभी को इस पे क्या है, यदि कहीं पे कोई बीमार दिखता है या चोट लगी, हताहत है, तो आप उसमें कॉल करके इनको क्या है, इनको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बात करोगे तो हमारे यहाँ प्रदेश में बकरी पालन हितग्राही को शासन द्वारा 60% की सब्सिडी दी जाती है। केंद्र शासन की ओर से 4 करोड़ रुपए की गोपालन योजना में 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान है। हमारे आचार्य विद्यासागर योजना चल रही है जिसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण 5 गायों के लिए दिया जाता है। और इसका यदि आप बात करोगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा, रायसेन, सीहोर में ये भी लागू की गई है। वहीं पर इसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े व्यक्ति को 75%, सामान्य को 50% का अनुदान दिया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति जो बैग है उनको 90% तक का दिया जाता है। इसमें अब भैंस को भी शामिल कर लिया गया है इनके लिए विशेषकर। तो पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? श्री प्रेम सिंह पटेल हैं। आप बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 में देसी हांडी फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो इसका आयोजन किया जा रहा है वो भोपाल में किया जा रहा है। पूरी तरह से मिलेट्स और ट्राइब्स के जो फूड हैं उनको इस पे सम्मिलित किया गया। बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ पर हमारे जितने भी जनजाति समाज हैं उनके जो खान पान है उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई होगी, कोदो का उपमा, कोदो की क्या कहते हैं रोल वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पर रखी जा रही हैं। एक बड़ा फूड फेस्टिवल है, यदि आप भोपाल में तो यहाँ पर जा सकते हैं, एक नया अनुभव मिलेगा। किसकी अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म समिति का पुनर्गठन किया गया है? तो लगातार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऐसी जो भी समितियाँ हैं उनका गठन किया जा रहा है। इसमें लगभग आपके वन, पंचायत, ग्रामीण, जल संसाधन सभी मंत्रालय होंगे और ये जो विद्युत मंत्रालय है इसके अनुसार इसको गठित किया गया है। और जितनी भी पावर मैनेजमेंट की कंपनियां हैं सभी के सचिव वगैरह यहाँ पर होंगे और ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। आज का आखिरी प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये विदिशा में किया जा रहा है और इसमें जो सम्मिलित होंगे मध्य प्रदेश के जो विज्ञान मंत्री हैं वो सम्मिलित होंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे युवाओं के द्वारा। युवा कांग्रेस है तो यहाँ पर युवाओं के द्वारा नया कुछ जो भी इनोवेशन हुआ है उसको ये प्रेजेंट करेंगे और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मानित के रूप में जो पेपर चयनित होंगे उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 25,000, 20,000, 15,000 रुपये तक की पुरस्कृत राशि दी जाएगी। वर्तमान में विज्ञान प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री कौन है? तो श्री ओम प्रकाश सकलेचा हैं। मंत्री मिनिस्टरों के नाम इसी प्रकार से धीरे धीरे हमें याद करते रहने हैं। करंट अफेयर खत्म करने से पहले आप सभी के लिए आज का प्रश्न नीचे कमेंट करके देना है और कमेंट करने के लिए आज बहुत सारी चीज़ें हैं और आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे। पिछले प्रश्न में 1 से 2 लाइन ही थी लेकिन आज लाइनें आपकी बढ़ सकती हैं। बात करेंगे तो इसमें से आपको जो असत्य है उसका चयन करना है। तो स्वाभाविक है मुक्तिबोध सज्जन पीठ, प्रेमचंद सज्जन पीठ, रामचंद्र शुक्ल सज्जन पीठ, निराला सज्जन पीठ, ये इनकी लोकेशन दी गई है। जो भी लोकेशन गलत है उसका आप सही लोकेशन बताएंगे। साथ में उस व्यक्तित्व के बारे में या उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप बता सकते हैं या इन सभी व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर कैसा लगा बताना नहीं भूलें। PDF आपको एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेनी है। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।